हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। अभी ज़रूरत नहीं है नोट्स की, पहले आप सामने देखेंगे मेरी तरफ, बेस क्लियर करेंगे बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस पूरा समझेंगे, फिर रीड करेंगे कहीं बेटा। लो प्यारे बच्चों, अभी सब आप सामने देख रहे हो मेरी तरफ। बेटा मैंने ऑल्दो इस डायग्राम का डिस्कशन आपके साथ बहुत बार किया है, लेकिन इस बार बहुत तेजी से करूँगा। बेटा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है जिसको आप प्यार से पोस्ट डीसी बोलते हो, ठीक है ना बेटा। पोस्ट डीसी की फुल फॉर्म है बेटा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना बेटा। आप या तो इसे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो बेटा, या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो बेटा। प्लानिंग फंक्शन का काम क्या होता है बेटा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कराना। प्लानिंग क्या करता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करा कर देता है। मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं बेटा। लास्ट ईयर मान लो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सेल 10 लाख यूनिट थी। पिछली बार बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके सेल कर दी। आज 1 अप्रैल 2020 है बेटा, नया साल शुरू हो रहा है, और आज क्या कर रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन? प्लान कर रही है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है कि अगले साल क्या अचीव करना है, ठीक है ना बेटा। आज 1 अप्रैल को आप बैठे हुए हो बेटा और प्लानिंग कर रहे हो पूरे 20-21 की, कि 2021 तक मुझे क्या अचीव करना है, और आपने बेटा टारगेट सेट करा कि आपको अपनी सेल को 20% से इंक्रीज करना है। दैट मीन्स पहले 10 लाख यूनिट सेल की थी, इस बार टारगेट है कि 12 लाख यूनिट तो बेच के ही दिखानी है हर हाल बेटा। प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर, इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है बेटा, कभी पास्ट के लिए नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। आप सब यहां बैठे हो बेटा, प्लान कर रहे हो बोर्ड्स का कि बोर्ड्स में स्कोर करना है। ये कोई प्लान नहीं कर रहा कि 11th में जाऊंगा टॉप करके आऊंगा, ठीक है ना बेटा। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। हम बेटा फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्लानिंग करी फॉर फ्यूचर, ठीक है बेटा। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? नाम ही ऐसा इसका बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। बेटा हम क्या करते हैं? सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे के सारे रिसोर्सेस। लेकिन बेटा बात नहीं करते ह्यूमन रिसोर्सेस की। देखो बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के रिसोर्सेस होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेस, जिसको आप रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हो। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और बेटा थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेस। बाबू देखो, एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो कि जब मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बेचनी है, तो बेटा 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, बेचने के लिए मुझे 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए। ये कहां पर आएगा बेटा? ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ऑर्गेनाइजिंग कह रहा है सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करो, सारे। तो बेटा मैंने 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदा, कहां खरीदा होगा? ऑर्गेनाइजिंग में। बेटा पिछली बार आपने 10 लाख यूनिट बनाकर बेच दी है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास इतनी मशीनरी तो है जो 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, बेच सकती है, लेकिन हो सकता है इतनी मशीनरी ना हो बेटा जो 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। अगर कोई एडिशनल मशीनरी परचेज करनी है बेटा, तो वो भी परचेज ऑर्गेनाइजिंग में होगी। अगर किसी कैश बैंक बैलेंस की जरूरत है, वो भी बेटा अरेंज ऑर्गेनाइजिंग में होगा। लेकिन बेटा मैं एम्प्लॉय की बात नहीं करता। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स, बेटा मैं इनकी बात नहीं करता ऑर्गेनाइजिंग में। सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करता हूं, लेकिन एम्प्लॉय इकट्ठे नहीं करता ऑर्गेनाइजिंग में। एज वेल एज बेटा ऑर्गेनाइजिंग में एक और काम करते हैं बेटा हम, डिपार्टमेंटलाइजेशन। और आपको पता है बेटा चैप्टर फिनिश हो चुका है। लास्ट चैप्टर हमारा यही था कि कैसे हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया था बेटा, याद है ना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बेटा अब मेरा आज का मुद्दा भी स्टाफिंग है, चर्चा भी यहीं से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बस मैं एक हल्की सी बात अभी बताकर खत्म कर रहा हूं, फिर दोबारा इसी पे चर्चा है आज। तो बेटा स्टाफिंग में सिर्फ मैं ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करता हूं और किसी चीज की बात ही नहीं करता। आप खुद सोचो, मेरा टारगेट 12 लाख यूनिट का है, 10 लाख पिछले साल बन चुकी हैं, बिक चुकी हैं। बेटा 10 लाख यूनिट बनाने के लिए जितने एम्प्लॉइज चाहिए थे वो थे ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो बन गई और बिक गई। जरूरी थोड़ी है बेटा वो एम्प्लॉय इतने सफिशिएंट है कि वो 12 लाख यूनिट भी बना सकते हैं, बेच सकते हैं। जरूरी है
मान लो 1000 एम्प्लॉई हैं, दिन रात काम करा, कईयों ने नाइट शिफ्ट लगाई, तब जाकर 10 लाख यूनिट बनी और बिकी। तो बेटा अब ये तो कंफर्म हो गया, अगर उन्होंने नाइट शिफ्ट भी लगाई है, ओवर टाइम भी काम किया, तब जाकर 10 लाख यूनिट बनी और बिकी है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 12 लाख तो वो बना नहीं सकते। तो बेटा कुछ नए एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी आपको, उनकी रिक्रूटमेंट कहाँ होगी, वो सारी बातें बेटा मैं स्टाफिंग में करने वाला हूं। ठीक है ना। स्टाफिंग में बात किसकी होती है, सिर्फ एम्प्लॉइज की। स्टाफिंग फंक्शन डेली एम्प्लॉई के साथ करता है और किसी से करता ही नहीं डील। बात ओके? अभी तक बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। बेटा डायरेक्टिंग फंक्शन मैं अगर स्टाफिंग तक अभी एज्यूम करूं बेटा, देखो कि मैंने क्या करा, तो आप खुद सोचो, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करा, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे बेटा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे, चाहे वो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए थे, मैंने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो इकट्ठे करे। अभी तक एक भी यूनिट नहीं बनाई, एक भी यूनिट बनाई नहीं अभी तक। अभी तक तो रॉ मटेरियल आया, मशीनरी आई है, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉई आ गए हैं बेटा, जो 12 लाख यूनिट बना सकते हैं, बस यही हुआ अब तक। बेटा ऐसा बोला जाता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि बेटा एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली। बेटा काम यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया बेटा, इसको अचीव करने के लिए बेटा पहला स्टेप डायरेक्टिंग में लेते हो, यानी कि यहां पहली यूनिट प्रोड्यूस होगी, यहां बिकेगी बेटा, यहीं प्रोड्यूस होगी, हमेशा एक्चुअल वर्किंग यहां होगी। और बेटा फिर बेटा वो दिन आ जाएगा, वही कयामत का दिन, ठीक है ना, 31 मार्च 2021 बेटा साल खत्म हो रहा, ठीक है ना। साल के लिए टारगेट था, पूरे 2020-21 के लिए टारगेट था 12 लाख यूनिट बननी चाहिए, 12 लाख यूनिट बिकनी चाहिए। बेटा मेरे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आ जाएगी कि आपने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस करा, कितना सेल करा। लेट सपोज मैं बोलता हूं बेटा 11.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी और बेच दी, तो बेटा ये पता लग रहा है कुछ कमी रह गई। बेटा आप इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे विद स्टैंडर्ड। बेटा मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है 11.5 लाख यूनिट मैंने बनाई है और बेची है, जबकि मेरे लिए जो मेरा स्टैंडर्ड था, मेरे लिए जो मेरा टारगेट था, जो मैंने प्लानिंग स्टेज पे सेट किया था, वो 12 लाख यूनिट का था। कमी रह गई। और जनरली बेटा कमियां रह जाती हैं 100%। आपको भी पता है दुनिया में कोई चीज होती नहीं बेटा, कोई इंसान नहीं ऐसा जो बेटा 100% है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हर बार टारगेट अचीव कर लेगी, कमी तो रह ही जाती है भाई कुछ ना कुछ। तो कमी रह गई बेटा, कमी को दूर करने के लिए बेटा मैं यहीं पर एक्शन ले लेता हूं, कुछ भी एक्शन की जरूरत होती है तो। बेटा एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक एक्शन का जिक्र कर देता हूं आपके साथ साथ, सुनना। पता लगा जी जब हमने एनालाइज करा कि कोज क्या है डेविएशन का, डेविएशन क्यों आया, भाई बंद करिए क्यों, चलो जी। तो बेटा कमियां रह सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में पूरी 100% कंप्लीट हो या सारे टारगेट बेटा बहुत अच्छे से पूरे करे। तो बेटा कमियां बहुत सारी हो सकती हैं। जब आपने एनालाइज करा कोस्ट डेविएशन का, तो आपको पता लगा बेटा जो आपके सप्लायर ने रॉ मटेरियल भेजा था ना ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर, वो बेटा रॉ मटेरियल में 50,000 यूनिट खराब थी। 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल भेजा, 50,000 खराब मिलाकर भेज दिया, और वही 50,000 अचीव नहीं हो पाया, वही 50,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो पाई। तो कमियां पता लगी। अगर बेटा आज इसके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे ना, तो अगले साल आपका टारगेट होगा 15 लाख यूनिट। जब 15 लाख का रॉ मटेरियल मंगाओगे तो 1 लाख खराब आएगा। फिर अगले साल टारगेट होगा 20 लाख, जब 20 लाख मंगाओगे तो बेटा 2 लाख खराब आएगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका सप्लायर बेटा गड़बड़ी बढ़ाता चला जाएगा। तो बेटा कंट्रोलिंग स्टेज पर हम जो कमियां रह गई हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात बोलता हूं, कंट्रोलिंग खत्म होगी तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी। क्या क्या बात कर रहे हो? लो जी बेटा, कंट्रोलिंग के बाद अगेन प्लानिंग। सर क्या हो गया, 31 मार्च 2021 ही तो गई है, अगले दिन 1 अप्रैल 2022 आ गई है, 21 आ गई है बेटा। अब जो टारगेट सेट करने वाला हूं 2021-22 के लिए करने वाला हूं, अगले पूरे साल के लिए टारगेट सेट करने वाला हूं बेटा। ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस कभी रुक नहीं सकता, ठीक है ना। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी बेटा तब तक ये प्रोसेस चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने के साथ ही बंद होता है प्रोसेस।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद अगेन प्लानिंग, फिर यही प्रोसेस, फिर अगेन प्लानिंग बेटा, तो ये कभी रुक नहीं सकता। ठीक है जी, बात समझ में आई। आज का हमारा बेटा चैप्टर है स्टाफिंग, स्टाफिंग पे चर्चा करनी है। लो प्यारे बच्चों, बेस समझ में आया स्टाफिंग में? अच्छा बेस क्या है, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, पहले ये बात समझ लो। प्लानिंग स्टेज पे बेटा हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जी, 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बेचनी है। पिछले साल 10 लाख बनाई है, 10 लाख बेची हैं। सर जरूरी नहीं है आपके पास उतना स्टाफ हो जो 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सके, बेच सके। आपके पास उतना स्टाफ तो है जिन्होंने 10 लाख बना ली और बेच ली। मान लो बेटा मैक्सिमम अगर वो हद तोड़ कर लें तो 10.5 लाख यूनिट बनाकर बेच सकते हैं। तो सर 12 लाख के लिए मुझे भी स्टाफ चाहिए ना, तो बेटा स्टाफिंग फंक्शन स्टार्ट यहां से होता है कि आपको स्टाफ चाहिए सबसे पहले। क्लियर है जी बात? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ूं आगे बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। ऑल दो नोट्स में सबसे पहले स्टाफिंग की डेफिनेशन होगी, वो मैं सबसे बाद में कराऊंगा जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, जब स्टाफिंग नहीं जानते उसकी इंपॉर्टेंस क्या जान लेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस की, ठीक है। और बेटा प्रोसेस मतलब सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बेटा इसकी हेडिंग इधर उधर नहीं कर सकते आप। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कुछ कहा नोट्स चाहिए मुझे, सामने देखते रहो आप, नहीं चाहिए मैं फिर कह दूंगा नहीं चाहिए बंद ही कर दो इसको, लाना ही मत कल से, वो ठीक रहेगा? यार नोट्स थोड़ी पढ़ने आते हो तुम, नोट्स पढ़ने आते हो तो पहले दिन ले जाते, घर पे पढ़ लेते भाई। लो सुन लो बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। हेडिंग में सीक्वेंस ना बिगाड़ देना, ये कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर नहीं है कि जो याद आई पहले नंबर पे वो चिपका दी बेटा, ये ऐसे ही चलेगी जैसे लिखी हुई है, ठीक है जी। चलो जी, स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहली हेडिंग की चर्चा करूंगा आपके सामने। लो आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, अभी बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, कम से कम 2 से 3 हेडिंग हम समझेंगे बेटा, फिर एक बार रीड करेंगे। गंगा खड़ी हो जा, शिवांशु खड़ा हो जा भाई, बाहर चले दो। चलो जी जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल भी। चलो जी बेटा, सामने देखना मेरी तरफ। बेटा हेडिंग का नाम लिखा गया है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट करो कितनी मैन पावर चाहिए, ऐसा ही मतलब लिखा गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। लेकिन बेटा एक मिथ है यहां पर, बच्चों को मिथ होता है कि ये बात चल रही है सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉय की, ठीक है ना। आपको तो यही लग रहा होगा कि बेटा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए ये एस्टिमेट कर लो, है ना। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा खाली बात नंबर ऑफ एम्प्लॉय की चल ही नहीं रही, ठीक है ना। ये हेडिंग पर्टिकुलरली 2 बातों से डील करती है और आपको याद रखना है बेटा। मोस्ट ऑफ द टीचर ये बताकर अपना बस पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन बेटा वहीं गलती हो जाती है। बेटा खाली बात नंबर ऑफ एम्प्लॉय की नहीं चल रही, साथ साथ बात चल रही है टाइप ऑफ एम्प्लॉय की, ठीक है। ये तो एसर्टेन करना है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। मेरा टारगेट 12 लाख यूनिट का है, मेरे एम्प्लॉय इतने नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो 12 लाख यूनिट बनाकर बेच सके। तो सबसे पहले तो एस्टिमेट करो कि कितने एम्प्लॉय चाहिए आपको, और साथ साथ ये भी देख लेना किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। अभी बताऊंगा बेटा टाइप का क्या मतलब है, पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो बेटा मुझे 2 बातें एसर्टेन करनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय एसर्टेन करने के लिए मैं 2 एनालिसिस परफॉर्म करता हूं। एक का नाम है वर्कलोड एनालिसिस, सब सामने देख रहे हैं बेटा, सब सामने देख रहे हैं, समझोगे तो बाद में बेटा टेंशन नहीं होगी। आपको भी पता है रीड करते टाइम हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो समझने के ऊपर ही सब कुछ है। तो बेटा मुझे ये देखना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन 2 एनालिसिस करती है बेटा। फर्स्ट वन का नाम है वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकेंड वन का नाम है बेटा वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है बेटा,
वर्कलोड एनालिसिस बताता है बेटा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए बेटा आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मान लो बेटा मैंने असरटेन करा कि 12 लाख यूनिट बनाने के लिए, बेचने के लिए कम से कम 1250 एम्प्लॉय चाहिए। तो वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है बेटा, कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ठीक है जी, मैंने देख लिया बेटा कि 1250 लोग होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। बेटा वर्कफोर्स एनालिसिस ये क्या बताता है, ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंगली कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और उसमें से कितने ओवरबर्डन्ड या अंडरबर्डन्ड है। एग्जिस्टिंगली कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो बेटा 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 50 बड़े ओवरबर्डन्ड है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, 2-2 शिफ्ट लगा रहे हैं, बहुत ओवरबर्डन्ड है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस ये बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, कितने के ऊपर थोड़ा कम बर्डन है। तो बेटा मैंने असरटेन करा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सर पता लग गया कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, लग गया कि नहीं लग गया पता। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है, कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव 12 लाख यूनिट है बेटा, बनानी भी है बेचनी भी है बेटा। 1250 एम्प्लॉय होंगे, बन भी जाएंगे और बिक भी जाएंगे। वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है एग्जिस्टिंगली कितने काम कर रहे हैं, कितने ओवर या अंडर बर्डन्ड है बेटा। बाबू पता लग गया जी 1000 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से 20, 30, 50 लोग क्या है, ओवर बर्डन्ड है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, यानी कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। एस्टिमेट कर लिया मैन पावर रिक्वायरमेंट कि कितने लोग चाहिए बेटा, आपको 250 लोग चाहिए। 250 लोग और आ जाएंगे तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, अब काम की बात बेटा, यहां पर बाकी टीचर की हेडिंग खत्म होगी, लेकिन मेरी अब शुरू हुई बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये तो पता लग गया बेटा कि 250 लोग और चाहिए, पर ये तो पता कर लो बेटा किस टाइप के चाहिए। टाइप का मतलब देखो, टाइप का मतलब बहुत सारी बातों से हो सकता है कि एम्प्लॉय की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एम्प्लॉय का बेटा एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एम्प्लॉय से आपने क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म करानी है, ये सब बातें टाइप ऑफ एम्प्लॉय में आती है। एक बात सुनो बेटा, अब मुझे 250 एम्प्लॉय चाहिए, सबके सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो नहीं चाहिए होंगे ना सर। हो सकता है इसमें से 150 चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो 2 लाख फालतू है बेटा। हो सकता है बेटा इनमें से 50 चाहिए मार्केटिंग के लिए, जो बेटा डोर टू डोर सेलिंग के लिए जाएंगे, जो बेटा बेचने की कोशिश करेंगे, खाली गुड्स प्रोड्यूस नहीं करने। मेरा टारगेट है 12 लाख यूनिट सेल करनी है मुझे। हो सकता है ना 50 मार्केटिंग में चाहिए, हो सकता है बेटा 20 सेल्स में चाहिए, हो सकता है 10 अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, हो सकता है 10 फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में चाहिए बेटा, हो सकता है 10 ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में चाहिए। सर जरूरी नहीं है 250 एम्प्लॉय एक ही जगह पर काम करेंगे बेटा, सिर्फ प्रोडक्शन, बस गुड्स ही प्रोड्यूस करना है। तो बेचेगा कौन बेटा अगर आप प्रोड्यूस ही करके दे दोगे तो। मेरा टारगेट तो सेल है, मुझे तो 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के साथ साथ बेचनी भी है। तो बेटा आपने 2 बातें सोचनी है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। एस्टिमेट कर लो मैन पावर रिक्वायरमेंट, दैट मींस देखो देखने में तो यही लग रहा है कि इसका मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉय असरटेन कर लो कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय असरटेन करने के लिए 2 बातें, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस बताता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव, और वर्कफोर्स एनालिसिस एग्जिस्टिंगली ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, कौन ओवरबर्डन कितने अंडरबर्डन। इन दोनों का डिफरेंस है बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। टाइप ऑफ एम्प्लॉय कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय चाहिए, क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म करानी है, क्या उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो सकता है ना बेटा 150 लोग मुझे प्रोडक्शन में चाहिए, जिसमें से मुझे 50 फ्रेशर चाहिए। फ्रेशर कम सैलरी मांगते हैं ना, 100 लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस बंदा नहीं होगा तो बेटा यूनिट बन भी नहीं सकती। तो सर ये बातें सब आपको सोचनी पड़ती हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। कितना एक्सपीरियंस, कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म कराने वाला हूं मैं, ठीक है ना। 250 बंदे एक डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते। ओके, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं, पहली बात समझ में आई। अगर ये आ गई तो बेटा अगला बेस तैयार हो गया, फिर दिक्कत नहीं आएगी आगे।
ये बताओ अगर इतनी बात ओके तो बढ़े आगे, कुछ पूछना है? चलो रीड करके बताओ सिर्फ ये हेडिंग अभी। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस की दो फर्दर हेडिंग की बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है रिक्रूटमेंट। सामने देखना बेटा, अभी समझने पे जोर दो। एंड थर्ड वन इज सिलेक्शन। बेटा ये दोनों हेडिंग साथ साथ खत्म होंगी, बहुत आराम से इस बात को समझना। बेटा सेकंड हेडिंग का नाम है रिक्रूटमेंट, थर्ड का नाम है सिलेक्शन। बाबू ये ना कभी पेपर में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि स्टाफिंग प्रोसेस चिपका दो, ये हमारे जमाने में होती थी बातें बेटा, ठीक है ना। 6-6 नंबर में क्वेश्चन आते थे, स्टाफिंग प्रोसेस लिखो, प्लानिंग प्रोसेस लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लिख के आ जाते थे हम 6 नंबर खुश होते हुए। आपके नहीं होते, सब कर्मों का हिसाब है बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो बेटा अब पेपर में ना इसका नाम थोड़ा सा चेंज आता है, कभी नहीं बोल रहा बेटा रिक्रूटमेंट पे शॉर्ट नोट लिख दो या सिलेक्शन पे, ये इनके लिए ना अलग वर्ड का यूज करता है। बेटा रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। अभी मत लिखना, मैं खुद लिखवाऊंगा। बेटा रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, और सिलेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। क्यों बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत आराम से सुनेंगे। बेटा जब ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट करनी होती है ना, अब मैं देखो मेरे को 250 लोग चाहिए, ठीक है ना, जिसमें से 150 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए, 50 सेल्स में चाहिए, 10 मार्केटिंग में चाहिए, कैसे भी मैंने बताया। तो बेटा मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग चाहिए। अब मैं क्या करता हूं बेटा, रिक्रूटमेंट के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करें फॉर द जॉब, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाओ, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं बेटा आपको एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट मिलेगा। बेटा आप खुद सोचो, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, मेरा स्कूल है, ठीक है, मेरे स्कूल में ना अचानक से एक टीचर अकाउंट्स पढ़ाता था, छोड़कर चला गया, ठीक है ना, बोर्ड के पेपर पास है, ठीक है ना, मुझे एक अकाउंट्स का टीचर चाहिए जो 11-12 पढ़ा सके, ठीक है। बाबू मैं क्या चाहूंगा रिक्रूटमेंट के टाइम पर कि मैं इस वैकेंसी को ना वाइडली एडवर्टाइज करूं, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करूं इस वैकेंसी को। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, और जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपको एक सुटेबल पर्सन मिलेगा। मैं बोलता हूं बेटा एक अकाउंट्स का टीचर चाहिए, 25 लोगों ने अप्लाई करा, अब बहुत मजा आएगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही भला है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो इंसान 24 लोगों को पीछे छोड़कर सेलेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, सर कुछ तो रखता होगा, उनसे तो कॉम्पिटिटिव ही होगा। तो बेटा जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे फॉर द जॉब उतने ज्यादा चांसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा, उतना कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट के टाइम पर हम बेटा चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाओ, भर के आ जाओ, दुनिया आ जाओ चाहे सारी। लेकिन सिलेक्शन पे क्या हो जाता है आपको बेटा, अब देखो मान लो मैं बोलता हूं 250 की वैकेंसी है, मैंने वैकेंसी को वाइडली एडवर्टाइज करा, ठीक है ना बेटा, और मैं बोलता हूं 2000 लोगों ने अप्लाई करा फॉर द जॉब, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा है ना बेटा। 2000 लोग आ रहे हैं, मैं सबका इंटरव्यू लूंगा, सबके टेस्ट कंडक्ट करूंगा, और 2000 में से 1750 लोगों को रिजेक्ट कर दूंगा, और बेटा सिर्फ 250 लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट होंगे। बेटा क्योंकि सिलेक्शन में नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। सबको तो नहीं रख सकता ना मैं, 25 टीचर ने अप्लाई करा, मेरे को तो एक ही चाहिए ना, 24 रिजेक्ट होंगे, एक ही सिलेक्ट होगा बेटा। नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव प्रोसेस, नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। बात समझ में आई? सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाता है अभी बेटा बस हल्का सा बता रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है हमारे पास। बेटा सिलेक्शन करने का बेस क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट और बहुत बड़ा इंटरव्यू, पता ही है ना, इंटरव्यू के बारे में तो कभी ना कभी सुना ही होगा, ठीक है ना। बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस टेस्ट वो आपका नहीं हो सकता, सबको पता है। हाँ जी बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, हमारे कोर्स में भी है 5-6, 5 हमें भी पढ़ने हैं बेटा टेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों।
इतनी बात ओके हुई कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है? जब 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उन सबके मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, और बेटा क्या करूंगा, वो 250 एम्प्लॉई जो मेरे को अच्छे लगेंगे बेटा उनको सेलेक्ट करने वाला हूं, बाकी 1750 रिजेक्ट करने वाला हूं। नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट बहुत ज्यादा, इसी वजह से बेटा मैं इसको बोलता हूं नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, और बेटा रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, 3 हेडिंग क्लियर है? चलो एक बार रीड करके बता दो। ऐसा हो सकता है यार मैटर ना रिक्रूटमेंट में मुझे लग रहा है शायद गड़बड़ है कुछ ना कुछ, या लाइन छूटी हुई है, 2 ही लाइन लिखी गई है ना, पूरा लिखा क्या है? एक बार रीड करना, मेरे को पता नहीं शायद कोई लाइन छूटी ना गई हो उसमें। बेटा नेक्स्ट हेडिंग इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सामने देखना बेटा, दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का अलग अलग मतलब है। बेटा 4th स्टेप है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया बेटा, प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? एम्प्लॉय ऑक्यूपाई द पोजीशन फॉर विच ही और शी सिलेक्टेड इज नोन एज प्लेसमेंट। बेटा 250 लोग सेलेक्ट हो गए, हमने उनको बता दिया कि आपने फला फला दिन आना है बेटा, वो आए ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उनका कैबिन दिखा दिया, उनका डिपार्टमेंट दिखा दिया, जहां वो बैठने वाले हैं उनका वर्क प्लेस दिखा दिया, यही प्लेसमेंट है। एम्प्लॉय जब भी अपनी जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है बेटा, उसको बोला जाता है प्लेसमेंट होगी जी, ठीक है ना। उसको हमने बुलाया था 25 जुलाई को, वो 25 जुलाई को आया सुबह 10 बजे, उसको कैबिन दिखा दिया, वर्क प्लेस दिखा दिया, बस बेटा हो गई प्लेसमेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन? बेटा ओरिएंटेशन का किसी को डिक्शनरी मीनिंग पता है क्या? ओरिएंटेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है फैमिलियर करना। अब एक बात सोचो बेटा, ये 250 एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनका बेटा ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स इनको फैमिलियर करना पड़ेगा विद द ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा फैमिलियर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन रूम होता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ सिनेमा हॉल। वहां पर ले जाकर 250 एम्प्लॉय को बिठा दिया जाता है बेटा, और क्लिपिंग चलाई जाती है बेटा, वैसे फैमिलियर किया जाता है। अब बेटा फैमिलियर करने के लिए क्या क्या चीजें बताओगे? कैसे फैमिलियर होगा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ? सबसे पहले उसको बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी तो किस मिशन के साथ बनी थी, क्या इसका विजन है बेटा, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की नींव किसने रखी थी, प्रमोटर कौन है। ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है। आपका सुपीरियर कौन है, आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट कौन है, आपको किससे ऑर्डर लेना है, आपको किसको ऑर्डर देना है, ये सब बातें आपको पता होंगी तभी तो काम कर पाओगे। तो सर बहुत सारी बातें बतानी है इसको, हमने फैमिलियर करना है बहुत सारी चीजों के साथ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यही सारी बातें मैं 2-3 बार बोलूंगा, याद हो जाएंगी। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोटर कौन था, ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। बेटा आपका सुपीरियर कौन है, बेटा आपका सबऑर्डिनेट कौन है, किससे ऑर्डर लेना है आपको, किसको ऑर्डर देना है, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए अकाउंटेबल हो, सब बता दो, ठीक है ना। सर सुपीरियर नहीं पता होगा तो रिपोर्ट किसको करोगे, और सबऑर्डिनेट नहीं पता होगा तो ऑर्डर दोगे किसको। काम तो निकलवाना है ना, ऑर्गेनाइजेशन में रहना है तो। बात ओके। 4 बातें मैंने अभी तक बोल दी हैं बेटा स्टाफिंग प्रोसेस की, दोबारा रिपीट। सबसे पहले बेटा हमने बात करी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो 2 बातों से डील करता है। बोलना आपने, मैंने नहीं बोलना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड, ऐसे बोलो कि जैसे चल रहा है तो बेटा कल तक हो जाएगी छुट्टी। दोबारा बोलो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये एसर्टेन करने के लिए हम 2 एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, नेमली वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव, और वर्कफोर्स बताता है बेटा एग्जिस्टिंगली कितने काम करते हैं, कितने ओवरबर्डन और अंडरबर्डन है। इन दोनों का डिफरेंस ही बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। और टाइप ऑफ एम्प्लॉय, इससे क्या मतलब है, कितना स्मार्ट होना चाहिए, कैसे कपड़े पहन के आएगा, ऐसे। हाँ जी बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय,
कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस, कितने स्किल्स, कितनी एबिलिटी, क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म करानी है उससे। ओके बात, चलो जी, ये असर्टेन हो गया कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए बेटा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितने एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, कितने फ्रेशर, सब पता कर लिया जी। उसके बाद स्टार्ट करो जी रिक्रूटमेंट। बेटा रिक्रूटमेंट का दूसरा नाम पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, और सिलेक्शन का नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। बेटा व्हाई रिक्रूटमेंट इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव स्टेप? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट आप क्या चाहते हो बेटा, आप मोटिवेट करते हो बेटा, इंड्यूस करते हो दुनिया को कि आओ और ज्यादा से ज्यादा दुनिया अप्लाई करो फॉर द जॉब। और ये बेटा आपका ही लालच है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना आपका भला होने वाला है बेटा। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपको एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिव पर्सन मिलेगा, बेटर स्किल्स के साथ मिलेगा, बेटर एबिलिटीज के साथ मिलेगा। ठीक है ना बेटा? तो इसी वजह से बेटा आप रिक्रूटमेंट के टाइम पर ना बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो, अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज ढंग से करते हो कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया देखे, ज्यादा से ज्यादा दुनिया अप्लाई करे। ठीक है? और बेटा सिलेक्शन ये नेगेटिव स्टेप है। क्यों नेगेटिव है बेटा? नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं। सिलेक्शन का बेस क्या होता है बेटा? जब ये 2000 लोगों ने अप्लाई करा, मैं इनका टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं, इनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। ठीक है ना बेटा? बहुत सारे लोग टेस्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बेटा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे बेटा। उसके बाद जो लोग सेलेक्ट होंगे हमेशा वो कम होंगे एज कंपेयर टू द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं बेटा एज कंपेयर टू द सेलेक्टेड। इसी वजह से हम सिलेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड द पोजीशन फॉर विच ही और शी इज सेलेक्टेड इज नोन एज प्लेसमेंट। और बेटा ओरिएंटेशन मीन्स एम्प्लॉय को फैमिलियर करना विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी चीजों के साथ फैमिलियर करना है। जनरली प्रेजेंटेशन रूम में फैमिलियर किया जाता है, क्लिपिंग चलाई जाती है बस, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है ना जी, ये सीईओ है हमारे, इतने क्वालिफाइड है, ये एमडी इतने क्वालिफाइड है, ये प्रमोटर थे, इन्होंने इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ बेटा ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन ये है, बस ठीक खत्म। बेटा ये जो ओरिएंटेशन है जनरली 2 से 3 घंटे का रहता है बस, और बस काम करना शुरू कर दो। क्लियर बात? इतनी बात, कोई समस्या तो नहीं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग, 5th हेडिंग इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी? अभी सामने देखना आप मेरी तरफ, आपको बता देता हूं बेटा, यूजुअली हम क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जहां बोलना होता है ट्रेनिंग वहां बोलते हैं डेवलपमेंट, जहां बोलना होता है डेवलपमेंट वहां बोलते हैं ट्रेनिंग। अच्छा आप बता दो क्या फर्क होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में? सर सिर्फ ट्राई करना है, मैं नहीं मान के चल रहा आपको पता है या आपको इतने टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन हाँ गेस किया जा सकता है, मुझे पक्का पता है हर साल 2-4 बच्चे गेस जरूर कर देते हैं। ठीक बिल्कुल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या डिफरेंस होगा यार? एक एक करके, ये झुंड में शिकार करें, गिद्धड़ों वाले काम मत करो, शेर बनो। एक हैंड रेस करो, क्या मैं बताऊंगा तो बता दो भाई, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बता वृंदा। और डेवलपमेंट? ट्रेनिंग सही बताया। हाँ सक्षम। और डेवलपमेंट? पॉलिटिशियन बन सकता है तो वो भी तो यही करते हैं, एक ही बात को 2-3 तरीके से घुमा के बता देते हैं। बाबू हाँ जी सर मैडम। चलो सुनो बेटा, ट्रेनिंग तो तूने सही बताई थी वृंदा, डेवलपमेंट मैं बता देता हूं। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है एंड इट इज जनरली रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन। एंड डेवलपमेंट इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका जॉब से रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा,
आपका ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ है इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप पहले से चलाना जानते हो दो सॉफ्टवेयर जिसमें अकाउंट्स बनते हैं। मैं नाम बोल देता हूं, एक टैली सॉफ्टवेयर है बेटा, जनरल सॉफ्टवेयर है, एक बीजी सॉफ्टवेयर है बेटा। जनरली अकाउंटेंट को ये दोनों सॉफ्टवेयर चलाने आते होते हैं, ठीक है जी, आपको चलाना आता है, बहुत अच्छी बात। आपका सिलेक्शन किया ऑर्गेनाइजेशन है इसी बेसिस पे कि आपको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज है और आपको ये सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। आज बेटा आपको आपका कैबिन दिखा दिया गया है, फ्यूचर में आप कहाँ काम करने वाले हो, आपका बेटा ओरिएंटेशन कर दिया गया। लेकिन बेटा मैं एक बात बोलता हूँ, आज की तारीख में आप कितना भी पढ़ लिख के क्यों ना चले जाना ऑर्गेनाइजेशन में, इवन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, even you are an engineer from a reputed college, even you are an MBA from IIM, तब भी बेटा आपकी ट्रेनिंग होगी। और जनरली बेटा ट्रेनिंग पीरियड में वैरी फ्रॉम 3 मंथ टू 6 मंथ टू 9 मंथ टू 12 मंथ, एक साल भर की भी ट्रेनिंग होती है बेटा। अब हुआ क्या, इस अकाउंटेंट को बोला गया कि आपको बहुत अच्छी बात है टैली और बीजी चलाना आता है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, हमने अपना खुद बनवाया हुआ है, और अच्छी कंपनियों ने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद बनवाए होते हैं। अब क्या होगा बेटा, आपको कहा जाएगा 3 महीने इस सॉफ्टवेयर को चलाना सीखो, इस पे काम करना सीखो। बेटा ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड में ही होती है और जनरली इट इज रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन, लेकिन डेवलपमेंट इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, अपने सारे एम्प्लॉय के लिए इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा फॉर 10 डेज। जॉब से क्या लेना देना इसका भाई, आप अकाउंटेंट हो, ये डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बेटा ये ऑर्गेनाइज करा 15 डे का, 15 दिन लगाएगा बेटा, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आएगा आपको ट्रेन करेगा। सर इसका जॉब से क्या लेना देना, डेवलपमेंट इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल रेस्पेक्ट, और जनरली इसका जॉब से कोई लेना देना होता नहीं है बेटा। ट्रेनिंग का जॉब से ही लेना देना है, एक ही फील्ड में होगी बेटा जिस फील्ड में आपकी जॉब है। क्लियर है डिफरेंस, बात ओके। तो बेटा अब आपकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, मान लो 3 महीना 6 महीना 9 महीना 10 महीना जितने में भी आप सीख जाओगे। तो बेटा अकाउंटेंट की ट्रेनिंग चल रही है 3 महीने की, चलो जी ट्रेनिंग खत्म होगी। नेक्स्ट स्टेप बताओ फटाफट देखकर बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेट हो गया क्या मैं, आप ऐसे घूर रहे हो हैं, क्या टाइम हुआ भाई, 20? हाँ तो एक स्टेप और पढ़ो, अभी क्या अभी इतनी जल्दी कर रहे हो आप छुट्टी की। चलो जी बेटा बी अटेंटिव, ढंग से बैठ जाओ, जरा नोट छोड़ दो, कोई नहीं होता, आज बंद कर दो नोट, बस लास्ट हेडिंग करा रहा हूँ, छुट्टी कर, ढंग से बैठ जाओ लेकिन। चलो जी, तो बेटा 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा 6 स्टेप आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और बेटा परफॉर्मेंस आपकी इवैल्यूएट की जाती है अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। सुनना बहुत आराम से, 3 महीने की आपको ट्रेनिंग दे दी गई है और उसके बाद आपको 6 महीने छोड़ दिया गया बेटा, 6 महीने आपकी तरफ नजर भी नहीं घुमाई किसी ने, 6 महीने तक आपको काम करने दिया बेटा। मान लो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लेस्ड हो, आप गुड्स रोज प्रोड्यूस कर रहे हो बेटा, कोई आपके को देख भी नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो। 6 महीने के बाद आज आपकी अप्रेजल रिपोर्ट मंगाई गई, अप्रेजल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल मींस होता है बेटा इवैल्यूएशन। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने वाले हैं अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। देखो बेटा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, एक पोस्ट है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मिडिल लेवल पे काम करता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ना, उसके हाथ से ना बेटा लाखों एम्प्लॉय जाते हैं एक साल में, सारे एम्प्लॉय के साथ टच में होता है बेटा, लाखों एम्प्लॉइज, उसको पता होता है किस पोस्ट पे कितना काम होना चाहिए। उसके दिमाग में एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है कि यार ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक एवरेज वर्कमैन रोज की 100 यूनिट तो बनाता है, इसको काम करते हुए 180 दिन हो गए, यानी कि 18,000 यूनिट तो बननी चाहिए। उन्होंने कहा ले आओ आज रजिस्टर उठाकर जिसमें रोज लिखते हो आपकी कौन कितना गुड्स प्रोड्यूस करके गया। तो रजिस्टर मंगाया गया बेटा। अब आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है बेटा अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ये वही स्टैंडर्ड है बेटा जो एचआरएम के दिमाग में है बेटा, कि कितना टारगेट अचीव होना चाहिए इस लेवल पर। देखो बेटा
ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी ट्रेनिंग पे लाखों रुपए फूके हुए हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको ट्रेन कराती है लाखों रुपए आपके ऊपर खर्च करती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप प्लेस करे गए हो, आप हाईटेक मशीनरी चला रहे हो जिसकी वर्थ ही 50 करोड़ है। कुछ मशीन हमने जर्मनी से इंपोर्ट की हुई है, कुछ जापान से। आपको वो सारी मशीनें चलानी सिखाई, किसने सिखाई? एक इंजीनियर ने जो जर्मनी और जापान से आता बेटा। उसका सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने कर रखा है। आपकी ट्रेनिंग पे कई लाख लगे हैं बेटा, ऐसा हो सकता है बेटा करोड़ भी लगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए बेटा वो आपसे कुछ ना कुछ तो रिकवर करेगी। अब बेटा उसको चाहिए टारगेट पूरे हुए हुए। तो बेटा एचआरएम क्या करेगा? अब आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो उसके दिमाग में चल रहे हैं। समझ आई बेटा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है? बाकी आगे की बात नेक्स्ट स्टेप से लिंक करती है, वो कल बता दूंगा। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे स्टेप कल आता। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।